महासंग्राम 2024 का ये वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत उत्तर प्रदेश के अमेठी से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। अमेठी लोकसभा सीट को लेकर यह बड़ी खबर है कि अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। कल राहुल गांधी नामांकन करेंगे। सूत्रों से जानकारी मिल रही है राहुल गांधी के लिए नामांकन पत्र खरीदा गया है। यह जानकारी सूत्रों से मिल रही है। आपको बता दें कि कल ही यानी 3 तारीख को ही नामांकन की आखिरी तारीख अमेठी लोकसभा चुनाव को लेकर है। इसलिए यह जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है बहुत अहम हो जाती है कि राहुल गांधी का अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है और कल राहुल गांधी बाकायदा अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र राहुल गांधी के लिए खरीदा गया है। यह जानकारी सूत्रों से मिल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले वायनाड केरल से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। हालांकि पिछली बार भी अमेठी से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। और वैसे राहुल गांधी को लेकर एक सस्पेंस खत्म होता है तो दूसरा सस्पेंस शुरू हो जाता है। लेटेस्ट अपडेट यह थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल ने यूपी से भी चुनाव लड़ने को लेकर हामी भरी है। उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, अंदर की कहानी, अंदर की बात क्या है, वो आइए आपको दिखाते हैं। अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। 20 मई की बारी, अमेठी से नामांकन की तैयारी। अभी तक लोकसभा चुनावों में कांग्रेस समर्थकों के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन नामांकन की तारीख से ठीक एक दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली से आई खबर ने अमेठी की सियासत में संशय और सवालों के बादलों को साफ कर दिया और ये तय हो गया कि अमेठी के सियासी मैदान में राहुल गांधी फिर दिखाई देंगे, वो भी पूरी ताकत के साथ। कांग्रेस पार्टी नॉमिनेशन करेगी। हम गौरीगंज के अपने केंद्रीय कार्यालय से उठेंगे और वहीं से चलते हुए ढोल मजीरे नगाड़े के साथ, जनता के सैलाब के साथ कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेशन कराएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ये सब कुछ क्यों हुआ? क्यों अमेठी जैसी परंपरागत सीट को लेकर चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने की कश्मकश थी? तो इसका जवाब भी अमेठी से ही मिलता है। माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी से 2019 का चुनाव हारने के बाद भी इंटरनल सर्वे में कांग्रेस समर्थक यही चाहते थे कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़े, क्योंकि सवाल राहुल गांधी की साख का था, विरासत का था और अमेठी से राहुल का न लड़ना बीजेपी को सीधे वॉकओवर देना था। यानी अमेठी का सियासी संग्राम अब और दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि नामांकन से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबर ने बड़ा सरप्राइज जरूर दिया है। और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 2 और लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का आज ऐलान कर दिया। रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया, जबकि कैसरगंज सीट पर बृजभूषण शरण का टिकट काट दिया गया। उन्हें टिकट नहीं मिला है। उनके बेटे करण भूषण को कैसरगंज से चुनावी मैदान में उतारा गया है। करण सिंह कल नामांकन दाखिल करेंगे। डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं वो। अभी वो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष और पहली बार कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो करण भूषण सिंह ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, बाकायदा खिलाड़ी भी हैं। पिता का आशीर्वाद लिया। जैसे यह घोषणा हुई, करण भूषण सिंह ने अपने पिता बृजभूषण सिंह से पैर छूकर आशीर्वाद दिया। डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं करण भूषण सिंह। 2018 में यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष चुने गए और पैर छूकर अपने पिता बृजभूषण का आशीर्वाद लिया। कैसरगंज से बृजभूषण शरण को तो टिकट नहीं मिला है, लेकिन उनके बेटे को टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया है। और कैसरगंज की जनता को मैं धन्यवाद करता हूं। अब आगे
सकते हैं। अब मैदान में है आप, अब आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछा जाएगा। हाँ, आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, मैदान में हूँ। ये भाजपा ने हमें उम्मीदवार बनाया, मौका दिया, मैं इसका बहुत बहुत आभार हूँ। आपको भाजपा ने एक बड़ा मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे? आपको भाजपा ने एक बड़ा मौका दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और कैसरगंज की सभी जनता को, सभी पिता को। जय श्री राम। ठीक है भैया। नामांकन आप कब कल करेंगे। जय श्री राम। लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले यह सियासी लड़ाई राम और शिव पर आ गई है। इसे हवा दी थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और अब एनडीए ने इसे मुद्दा बना लिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। देखो, इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। भगवान शिव को हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम से लड़ा रहे हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। लोकसभा का रण धार्मिक आस्था से खिलवाड़। 2024 की लड़ाई राम और शिव पर आई। राजनीति का मेला सनातन पर नया खेला। राजनीति जो ना करवाए कम है, राजनीति जो ना कहलवाए कम है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शिव को राम से लड़ाने की जिस राजनीति को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया, अब वो मुद्दा चुनाव का सेंटर पॉइंट बन गया है। क्यों, ये बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिर कहा क्या। बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। सनातन धर्म में शिव और राम धार्मिक आस्था के सबसे बड़े प्रतीक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे सियासी दांवपेच का खेल समझ लिया और वो कह दिया जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। देखिए, खड़गे जी शिव जी को जानते नहीं और वो ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं। भाई, खड़गे जी के भी लड़के खड़े होते हैं तो कह देते हैं कि हमें सनातन को नष्ट करना है। तो अगर वो शिव जी को जानेंगे तो शिव जी और राम जी की लड़ाई नहीं होगी। अब इस देश में शिव जी और राम जी लड़ने वाले नहीं है। अब शिव जी और राम जी इस देश को दोनों आशीर्वाद से इसको बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं विकास के रास्ते। मल्लिकार्जुन खड़गे पर अब भारतीय संस्कृति के अपमान का आरोप लग रहा है। लगातार कांग्रेस और उसके गठबंधन के प्रतिनिधि श्री राम जन्मभूमि, भगवान राम, सनातन, हिंदू, इसका लगातार अपमान कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत की संस्कृति, सनातन और देवताओं का अपमान किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की नीतियों से बाज नहीं आ रही। देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। भाई, कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमानों को एकजुट कर दो, वोट जिहाद कर डालो और हिंदुओं को बांट दो। भगवान शिव को हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम से लड़ा रहे हैं। क्यों भाई? अच्छा, फिर याद आया, ये एक खड़गे जी का बयान है, मोदी को शक्ति मिलेगी तो देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। अच्छा, सनातन से नफरत है, हिंदू आतंकवादी है, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। ये सारे बयानों को अगर हम देखते हैं तो एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो इंडी अलायंस है इसका मानसिक दिवालियापन हो चुका है।
चुनावी मौसम में धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ की कहानी कोई नई नहीं है। वोटों के ध्रुवीकरण तुष्टीकरण ने शायद ऐसी राजनीति को समय की जरूरत बना दिया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक वोटों के लिए सनातन का अपमान किया जाता रहेगा। और इधर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडिया गठबंधन के एक नेता ने उनकी रणनीति को देश के सामने उजागर कर दिया, लाकर रख दिया। इंडिया गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद के लिए जाने को कहा है। यह एक शिक्षित परिवार से आया है, किसी मदरसे से निकले बच्चे से नहीं आया है। इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी तक इस बयान का विरोध नहीं किया। एक तरफ इंडिया गठबंधन SC, ST, OBC और सामान्य श्रेणियों को विभाजित करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ वो वोट जिहाद का नारा लगा रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनके इरादे कितने खतरनाक हैं। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भारत में तूफान ला दिया है और लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चर्चा का यह विषय बन गया है। दरअसल पाकिस्तान सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने सोशल साइट X पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश शेयर किए और इसमें लिखा, राहुल ऑन फायर। फवाद के इस पोस्ट के वायरल होते ही माहौल गर्मा गया है। पाकिस्तानी नेता के पोस्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, रिश्ता स्पष्ट है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। पूर्व पाकिस्तानी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन की एक एक्स पोस्ट ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच नया विवाद खड़ा कर दिया। पूर्व पाकिस्तानी मंत्री ने अपने पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश साझा किए और लिखा, राहुल ऑन फायर। बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, आपने उद्घाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा? जिसके बाद पाकिस्तानी मंत्री के राहुल की तारीफ करने पर बीजेपी हमलावर हो गई। फवाद चौधरी के पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का गठबंधन इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी को बढ़ावा दे रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने फवाद चौधरी के राहुल गांधी की प्रशंसा करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि रिश्ता स्पष्ट है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। दरअसल फवाद चौधरी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें राहुल गांधी राम मंदिर उद्घाटन के बारे में बोल रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या इस अवसर पर किसी गरीब व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान में हुई राहुल गांधी की तारीफ से भारत की सियासत गरमा गई। इधर कर्नाटक की सियासत में प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहली बार जहां इस मामले में कर्नाटक के हासन से सांसद और आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, वहीं कांग्रेस सरकार में मंत्री RB तिम्मापुर ने प्रज्वल रेवन्ना की
तुलना भगवान कृष्ण से करके एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। सेक्स स्कैंडल में घिरे देवेगौड़ा परिवार की मुसीबतें कब कम होंगी ये समय तय करेगा, लेकिन उससे पहले सेल्फ डिफेंस के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में पहली बार पिता और पुत्र दोनों का रिएक्शन आया है और दोनों की तरफ से जांच में सहयोग और सच बाहर आने की बात कही गई है। चूंकि मैं जांच में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में नहीं हूं, इसलिए मैंने अपने वकील के माध्यम से सीआईडी बेंगलुरु को सूचित कर दिया है। सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। इस साजिश से लड़ने के लिए मेरे पास पूरी ताकत है। इसका मुकाबला करूंगा, जांच का सामना करूंगा। ये सब झूठे आरोप हैं। इस दौरान एसडी रेवन्ना ने एसआईटी के नोटिस का सामना करने की बात भी कही है। उधर प्रज्वल रेवन्ना के वकील की तरफ से भी पूरा पक्ष रखा गया है। He has sought 7 days time. He has taken 7 days time to come and cooperate to the investigation. And that is what the letter says, that we require 7 days time. Kindly accommodate. That is what it is. There was a notice which was left at his door in Hole Narsipura residence. To him as well as his father, Mr. Revanna, there was a notice which was left. That notice is under section 41A of CRPC, which in fact stated that they should come and cooperate to the investigation. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर प्रज्वल रेवन्ना की फरारी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस सिलसिले में कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं। कर्नाटक में सरकार किनकी है? कांग्रेस पार्टी के। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। कई महीनों से उनको मालूम था, मगर जब तक वोकल लीग का वोटिंग समाप्त नहीं हुआ, इन्होंने इनको नहीं पकड़ा, भाग जाने दिया। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री की। देवेगौड़ा परिवार पर मंडराती मुसीबतों के बादल के बीच कर्नाटक सरकार के मंत्री के एक बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। मंत्री आरवी तिम्मापुर ने प्रज्वल रेवन्ना की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी है, जिसके बाद कर्नाटक की सियासत में नया एंगल आ गया है। पंजाब पाटिल ಹೇಳಾರಲ್ಲ, ಇದರಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ। ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕರೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನನಗೆ। ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು ಅಂದಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುರಿಬೇಕತ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಜ್ವಲ್। कांग्रेस की और आईएनडीए गठबंधन की इसी प्रकार की सोच है। वो हिंदुत्व को, सनातन को हमेशा से प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से वो प्रज्वल की बात हुई है तो उसके हिसाब से भगवान कृष्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस प्रकार की बात ना तो हिंदुत्व सहन करेगा, ना करना चाहिए। कड़ी निंदा करते हुए मैं ये कहता हूँ कि इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले जा चुके हैं। 7 मई को बाकी बची 14 लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जाने हैं। यही वजह है कि चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज हो चुके हैं। बिहार में हाजीपुर और सारण सीट से दिग्गज प्रत्याशियों ने पर्चा भरा, नामांकन दाखिल किया। हाजीपुर से चिराग पासवान ने नामांकन किया तो सारण सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने अपना नामांकन दाखिल किया। हॉट सीट हाजीपुर और सारण पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार में गुरुवार को सियासत के 2 बड़े चेहरे ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बिहार की सबसे हॉट सीट में से एक हाजीपुर से चिराग पासवान ने नामांकन दाखिल किया तो सारण सीट से बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने नामांकन किया। हाजीपुर सीट से नामांकन से पहले चिराग पासवान ने पटना से हाजीपुर तक रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। कभी हाजीपुर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने पिता रामविलास पासवान को याद करके चिराग भावुक हो गए। चिराग को नामांकन के दौरान अपने चाचा पशुपति पारस के आशीर्वाद का भी मलाल रह गया। आपके पिता ने रिकॉर्ड तोड़ा था यहाँ से, आपने भी कुछ तैयारी की है कि रिकॉर्ड पिता का तोड़ सके यहाँ से? मैं सिर्फ अपने घर पर अपने घर वालों से आशीर्वाद लेने आया हूँ।
ये मेरे लिए कभी भी संसदीय क्षेत्र नहीं हो सकता। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। पशुपति पारस भी आपको आशीर्वाद आज के दिन देंगे। एनडीए को तो वो समर्थन कर ही रहे हैं। मैं चाहता जरूर था कि वो आए, मैंने उन्हें फोन भी किया था, पर उन्होंने ना मेरा फोन उठाया बल्कि काट भी दिया। आज के दिन मैं चाहता था कि वो थोड़ा बड़ा दिल रखते, मुझे एक बार के लिए अपना बेटा मानते। चिराग ने नामांकन के बाद आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। चिराग पासवान ने कहा, तेजस्वी यादव झूठ बोलना बंद करें, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और तेजस्वी जी को, उनको मैं इस बात से मैं कहना चाहता हूं कि जो वो मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं ये गलत है। मुझे लेकर गलत बयानी करना वो बंद कर दें आरक्षण को लेकर, नहीं तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिहार से दूसरे बड़े दिग्गज नेता राजू प्रताप रूडी ने भी सारण लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। रूडी का मुकाबला लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद रूडी के नामांकन में शामिल हुए। नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। का माहौल जो देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है बहनों भाइयों, वह 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करने में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे, यह मेरा पक्का विश्वास है। लेकिन इस सच्चाई को कोई मां का लाल नकार नहीं सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाजीपुर से चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार शिवचंद्र राम से है, तो सारण सीट से रूडी का मुकाबला रोहिणी आचार्य से। सारण और हाजीपुर सीट से सियासी जंग का अखाड़ा तो पहले ही सज चुका था। नामांकन के बाद इस महायुद्ध की दुदुम्भी भी बच गई। सारण और हाजीपुर सीट पर मुकाबले पर सबकी नजरें टिकी हैं। न्यूज 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार और सारण से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी के साथ महासंग्राम 2024 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज